सब लोगों को दे दिया ना। हम लोग को नाम ही नहीं पता है उसका। इंट्रोगेशन में बताया था ना वो लड़का कि हमको ये लिंक दिया था उड़ीसा से। अच्छा, उड़ीसा से कैसे ला सकते? वो दुकान में मिलता था क्या उड़ीसा में? 1000 रुपये किलो लगभग बेच देते हैं सर। तब और वहाँ से कितना? वहाँ पे 5 बर्तन फेरी वेरी लगाती है, लेकिन उनका मेजर है, इसे पैसे वगैरह पूलिंग करते हैं ये लोग और फिर ला करके उधार वगैरह ले करके। इस वीक हम लोग अभी तक सर अराउंड 200 से ज़्यादा केजी हम लोग पकड़ा है सर लास्ट मंथ कंपेरेटिव्स में। तो क्या पाँचवा प्रकरण है? पकड़ा है। कुछ महिलाएं भी शामिल हैं क्या पूरा मामले में? ये जो क्राइम ब्रांच की टीम हमारे साथ में खड़ी है, इनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। काफ़ी समय से जो अवैध तस्करी हो रही है मादक पदार्थों की, उसकी सूचनाएं पुलिस को मिलती रहती हैं। उसी में एक अभियान के रूप में जो विशेष दस्ता है इसको ट्रेस करने के लिए उसको लगाया गया था। और पिछले कुछ समय से लगभग 5 प्रकरण भी बने हैं, जिसमें अलग अलग जो है मात्रा में पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त किए हैं। वर्तमान प्रकरण में 135 किलो गांजा जो है वो जब्त किया है, जिसकी लगभग 14 लाख मार्केट वैल्यू है, कीमत है। और ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से यहाँ पर ट्रेन से लाया जाता था ये माल। और मुख्य बात इसमें यह है कि जो आरोपी हैं इसमें वो महिलाएं हैं। 6 महिलाओं को इसमें गिरफ्त में लिया गया है, जिनके द्वारा तस्करी लगातार की जाती थी। और साथ में 2 अन्य आरोपी हैं। 6 महिलाएं भोपाल ही क्षेत्र की रहने वाली हैं। 2 सीहोर के अन्य पुरुष हैं जिनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। और अलग अलग इनका व्यवसाय है, फेरी का काम करते हैं। और 2 जो हैं पुरुष वो मजदूरी करते हैं। अब पूछताछ कर रही है पुलिस कि इनके द्वारा कैसे क्या नेटवर्किंग है और किस प्रकार से माल ला के पूर्व में भी कहाँ पर बेचा गया है, तो वो भी पुलिस इसमें लिंकेजेस को एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रही है। वर्तमान में बेचना प्रकरण की एक ही परिवार के सदस्य हैं? ये अलग अलग हैं, नारियल खेड़ा गौतम नगर की ही रहने वाली हैं, परिचित हैं एक दूसरे से। और चूँकि साथ में काफ़ी समय से काम कर रही हैं, तो एक ही लोकेलिटी की हैं। बेचने के लिए कहाँ लाए थे सर? अभी तो पुलिस ने जब्ती किया है। अब ये पूछताछ में क्लियर हो पाएगा कि क्या बेचते थे। बेसिकली ये जो मात्रा आती है बड़ी, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में या जो रिटेल में इसको बेचते हैं, वो भी एक नेटवर्क रहता है, उस पर ये पूरी मात्रा को दे दिया जाता है जो मार्केट में इसको विक्रय करते हैं। वो लड़के हैं इसमें इसकी जो तस्करी के अन्य मामले दर्ज हैं या नहीं हैं, चूँकि ज़िला दूसरा है तो उस ज़िले से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन पूछताछ में ये मुख्य है इसमें कि जो पूर्व में इनके द्वारा चूँकि ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रेन से किया जाता था, तो वो देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ट्रेन से कब कब लेके आए हैं और क्या कोई अन्य लोग भी शामिल हैं या एक ही गिरोह साथ में जाता था और आता था। क्योंकि महिलाएं हैं शामिल, तो निश्चित ही और बड़े भी इसमें साथ में लिंकेजेस होंगे जो स्थान पे जाके आना जाना करते हैं और इतने मात्रा में माल को लेकर आते हैं। बड़ी मात्रा में गांजा लेकर आए, काहे से लाते थे और यहाँ लाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते थे? ये जो बड़ी मात्रा है, मुख्य इसका कारण है कि इनको वहाँ पर जो है सस्ता ये मिलता है और यहाँ पर जो विक्रय रिटेल में किया जाता था वो लगभग दोगुनी दरों पर इसको करते थे। ये जो माल है विशाखापट्टनम से ये लेके आते थे और यहाँ पर जो ये महिलाएं हैं, ये जो डाउनवर्ड इनके लिंकेजेस हैं जो रिटेल में उसको सेल करेंगे, उनको ये छोटा मात्रा में पूरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और फिर वो रिटेल में ऊंची दरों पर बेचा जाता था। इसमें चूँकि ये मामले में जब्ती सबसे महत्वपूर्ण होती है और जिस व्यक्ति से जब्ती की जाती है वो इसमें आरोपी बन पाता है। तो इसमें पुलिस ये लेकिन जानने का प्रयास करती है कि किस प्रकार इनके द्वारा मार्केट में ये पहुंचाया जाता है, विक्रय किया जाता है, कितनी राशि ली जाती है। उन लोगों पर भी पुलिस जो है नज़र रखने का प्रयास करेगी जो इसको मिडिल मैन की तरह काम करते हैं और रिटेल में बेचते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम को कुछ इनाम? हाँ, चूँकि ये काफ़ी बड़ी मात्रा में पकड़ा है तो इसमें इनाम दिया जाएगा। मुख्यतः जो प्रकरण अभी सामने आए हैं, एक पूर्व के प्रकरण में भी शराब तस्करी में महिला का जो है आया था साथ में। सामान्यतः सार्वजनिक
जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स होते हैं, चाहे बस हो, ट्रेन हो, चार पहिया वाहन हो, उसमें महिला रहती है तो ये रहता है कि वो चेकिंग जो उनकी की जानी है उस स्तर से नहीं हो पाती। तो उसका बेनिफिट लेने का प्रयास इनका था कि महिलाएं रहेंगी तो ये जो अवैध तस्करी से जो माल जा रहा है उसको पकड़ा ना जाए, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन टीम ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया, पूरा जो है इसको ट्रेस करने के लिए, और काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से रेकी की गई और संपर्क किया गया, जानकारी प्राप्त की गई, तो फिर ये जो है बात खुलासा हुई और पुलिस ने पकड़ा। कितने पैसे देते थे महिला? गुना इनको मिलती थी और कुल राशि है, तो जितना भी प्रॉफिट इसमें मिलता है इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सर ये भोपाल माल आता था, इसके अलावा जो इनके संपर्क में जो भोपाल में उनकी कोई जानकारी? इतना पैसा कहाँ से लेकर इतना पैसा रखता है बाहरी दौलत में गांजे लेकर? पैसा तो इसी व्यापार में है ये, तो ये एक तरह से जो राशि, जो माल इनने खरीदा है उसको विक्रय करते हैं, और विक्रय से जो राशि आती है फिर वही रोलिंग में लगातार चलता रहता है। अन्य व्यापार पूर्व में ही मुझे बताया गया था कि साड़ियों में और उसमें रख के, तो अब चूंकि मैं योजना खुलासा कर दूंगा तो फिर कार्रवाई नहीं हो पाएगी तो आपकी जानकारी सही है, जानकारी सही है। रात भर वहाँ पर गांजा बिकता है, वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लड़कियाँ भी लेती हैं गांजा, और तो ऑनलाइन भी गांजा बिकने लगा है। ऑनलाइन? अच्छा, स्टूडेंट भी आते हैं सर, स्टूडेंट आते हैं। क्या मामला है? अभी वर्तमान में जो जानकारी है उसके अनुसार जो है डेड बॉडी मिली है। वर्तमान में उसकी जो प्रारंभिक प्रक्रिया रहती है जिसमें पोस्टमार्टम और मर्ग का जो जांच है स्थापित की जाती है, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि क्या कारण रहा है मृत्यु का बालक की, और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर टीटी नगर थाना क्षेत्र में 465 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और बाकी 1200 मदरसे हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। बच्चों की सही जानकारी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, कुछ भी पुख्ता उनके उसके बारे में बीट और थाना स्तर पर जांच करने के लिए कहा गया, तो उसके बारे में क्या? अभी जो वर्तमान में नोटिस में आया है प्रकरण, आप लोगों द्वारा, मीडिया द्वारा लाया गया है, उसमें जो है जीआरपी द्वारा जो है 10 बच्चों को कस्टडी में लिया गया था। इनकी जो पहचान स्थापित करने के लिए, चूँकि ये दूसरे प्रदेश से यहाँ पर आ रहे थे, इनकी पहचान स्थापित करने के लिए कुछ जो पहचान पत्र हैं उनका भी निरीक्षण किया गया। तो जो माननीय बाल आयोग है उनके द्वारा उसमें ये निर्देश दिया गया है कि अपने जो गृह इनका प्रदेश है वहाँ पर संबंधित बाल आयोग उसमें निर्देश जारी करेंगे उनकी कस्टडी के संबंध में बच्चों की। जानकारी ये मिली थी कि ये यहाँ पर मदरसे में पढ़ाई के लिए लाए गए हैं, कुछ के गार्जियंस भी साथ में थे ऐसा बताया गया है, लेकिन जो पहचान पत्र आयोग को इसमें चाहिए रहता है वो ना होने के कारण ये पूरा जो बच्चों का गिरोह है, ग्रुप है, उसको जो है उनके प्रदेश ले जाया जा रहा है। वहाँ पर संबंधित बाल आयोग के समक्ष में उपस्थिति इनकी की जाएगी और वहाँ पे उनके द्वारा आदेशित किया जाएगा कि इनका क्या बच्चों को किनके सुपुर्द किया जाए। सर, तो 735 जो मदरसे हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और शहर के अंदर हो रहे हैं, जैसा कि बाल आयोग ने जो है लिखित में दिया है सीपी साहब को कि थाना और बीट स्तर पर उनकी जांच की जाए, ये जांच को किस तरह से प्रारंभ किया जाएगा? जो निर्देश है माननीय आयोग के उसका पालन किया जाएगा। उसमें ये देखा जाएगा कि जो अवैध बताया जा रहा है किसी भी संस्था को, तो वो किस कारण से अवैध है, क्या भवन अवैध है या वहाँ की गतिविधियाँ अवैध है या वहाँ पर जो व्यक्ति रह रहे हैं वो अवैध हैं। तो ये चिन्हित किया जाएगा पहले कि अवैध किस प्रकार से हैं और वो जिस विभाग के लिए संबंधित कार्रवाई होगी। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जो पंजीयन के लिए जिम्मेदार संस्था है उसको अवगत कराया जाएगा पुलिस द्वारा कि अगर पंजीयन नहीं है तो उसको जो भी कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है संबंधित प्रकरण में, पंजीयन ना होने में अगर कोई संचालित है मदरसा, तो ये सर्वे पूरा किया जाएगा और जैसे भी स्थिति उसमें आएगी, अगर कुछ अवैध या इस प्रकार से स्थापित कुछ हैं तो वो नियमानुसार उसको देखा गया है कि खाली दुकानें फोड़ी हैं, राहगीरों को मारा है, क्या इसमें कमला नगर में इस तरीके से घटना सामने आ चुकी है, अपराधी नहीं पकड़ा रहे। हाँ, इसमें जो है जो जैसा आपने बताया कि एक अपराधी द्वारा सार्वजनिक स्थान पे
इस प्रकार का कृत्य किया गया है। पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है और चूँकि अज्ञात इसमें है जो आरोपी है, तो कुछ प्रारंभिक जानकारी पुलिस को मिले हैं, कुछ क्लूज़ मिले हैं जिससे वो आरोपी के जो है पहचान को स्थापित कर रही है। शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। सर, पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं आई हैं कि एक ग्रुप है तो किस तरह से काम कर रहा है, पुलिस की क्या मॉनिटरिंग है इन लोगों की? ये चूँकि पिछले कुछ माह में ये देखने में आया है कि गिरोह के रूप में लोग साथ में इस प्रकार का सार्वजनिक स्थान पे जो अपराध करते हैं, तो सभी थानों में एक निर्देश दिए गए हैं जिसमें एक गुंडा हिस्ट्री शीट फाइल तैयार की जा रही है, जिसमें जो मुख्य इसमें आरोपी रहते हैं जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है, चूँकि जिनके विरुद्ध अपराध हैं उनकी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पूर्व से की जा रही है, लेकिन ये देखने में आया है कि जो अपराधी हैं उनके साथ में अन्य लोग शामिल होते हैं जो नाबालिग भी होते हैं कई बार और जिनके अपराध नहीं हैं। तो एक गुंडा हिस्ट्री शीट तैयार की जा रही है जिसमें जो मुख्य अपराधी है उसके साथ जो उसका पूरा गैंग है, जो नेटवर्क है, उसको भी शामिल किया जाएगा और प्रत्येक थाने में जितने भी ऐसे स्थान हैं उनको चिन्हित किया गया है और ये गैंग के मेंबर का एक पूरा डायरी मेंटेन किया जाएगा जिसमें इनकी पहचान के जो भी चिन्ह हैं, जो भी इनके अकाउंट्स हैं, मोबाइल नंबर हैं और जो बीट प्रभारी हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि जहाँ पे भी ऐसे लोग सक्रिय हैं और विशेषकर जो नाबालिग बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी बुलाकर ये समझाइश दी जाएगी कि अगर ये अपराधी के साथ देखे जाएंगे तो इनके विरुद्ध भी भविष्य में कोई गंभीर अपराध पंजीबद्ध हो सकता है। तो ये कार्रवाई की जा रही है वर्तमान। तो बिहार के जो बच्चे हैं उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, उनके माता पिता की भी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई, जो 10 बच्चे मिले थे। तो ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं लगभग? अब ये प्रकरण में तो 10 बच्चे हैं जैसा आप बता रहे हैं और ये अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि अवैध रूप से कितने बच्चे वर्तमान में होंगे, लेकिन आयोग का जो निर्देश हुआ है मुझे लगता है कि उसके अनुसार जो पहचान है वो स्थापित की जाएगी और उससे जो बच्चे हैं उनके गार्जियंस का भी पता लग पाएगा। सर, एक मैसेज वायरल हो रहा है सर कि भीड़ उमड़ रही है और पेट्रोल अद्धियों में भरवा के ले आ रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। आप इससे तो जी बड़ा हादसा हो जाए, आचार संहिता के अंदर पेट्रोल घर पे ले आकर रखना है लोगों को। नहीं, देखिए अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ है उसको ऐसे हज़ार्डस तरीके से ले जाना तो आचार संहिता लगी हो ना लगी हो तो भी जो है ये संवेदनशील विषय रहता है। पेट्रोल टैंक वालों को कुछ बोलेंगे कि कितना पेट्रोल? हाँ, वो तो उनके नियम में ही है कि किसी भी व्यक्ति को किसी बॉटल में या किसी ऐसे कैन में देने के लिए उनको परमिशन नहीं रहती है, वो गाड़ी में ही डाला जा सकता है। तो वो निर्देशित करेंगे। आपने जानकारी में लाया कि भाई पेट्रोल को जो है किसी कैन या उसमें दिया जाना परमिसिबल ही नहीं है। चतुर्कर जी मेरे तो आप जब से आए तो ये पता नहीं चल रहा है। तो DCPs है ना हमारे नीचे जो है, जब हम नहीं बेसिकली जो सुरक्षा बढ़ाई जाती है वो नमाज को लेकर नहीं रहती है, वो सुरक्षा रहती है जहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, चाहे वो कोई धार्मिक स्थान हो, कोई राजनीतिक स्थान हो या कोई सामाजिक स्थान हो, सभी जगह पर जहाँ भीड़ एकत्रित रहती है और कुछ संवेदनशील मुद्दा वर्तमान में अगर चल रहा है तो उसको मॉनिटरिंग की जाती है और जो इंटेलिजेंस पुलिस का विंग रहता है वो सक्रिय भी रहता है कि अगर कहीं पर कुछ विवाद होने की संभावना है या कोई भीड़ एकत्रित हो रही है किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो हिंसक हो सकती है तो उस पर पुलिस लगातार मॉनिटरिंग रखती है और यहाँ भी भोपाल में भी लगातार ये बल और संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करके बल लगाए। सर, NIA ने 4 जगहों पर तलाशी ली थी, लगातार वो पूर्व के मामले करेगा, तो कोई और लोग तो नहीं है संदिग्ध भोपाल में जो रह रहे हैं? जो प्रकरण पूर्व में यहाँ पे ATS में कायम हुआ था वो चूँकि अब हैंडओवर हो गया है NIA को और उसमें यही जानकारी मिली है कि संबंधित प्रकरण की विवेचना के लिए जो है टीम यहाँ पे आती है और स्थानीय पुलिस की जब भी मदद होती है तो वो मदद लेते हैं या कोई कानूनी कार्रवाई के लिए उनको थाने पे कुछ आवश्यकता होती है तो वो हमको अवगत कराते हैं। वर्तमान में कुछ ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है जिसमें यहाँ पर कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो जिसमें उनको मदद की आवश्यकता पड़ी हो। जब भी होगा तो पुलिस उसमें उनको सहयोग करेगी, चूँकि राष्ट्रीय स्तर से आकर वो यहाँ पर विवेचना कर रहे हैं प्रकरण की, और अगर कोई ऐसा मुद्दा होगा जिसमें हमको स्थानीय रूप से संवेदनशीलता बढ़ानी है या जानकारी लेनी तो वो भी की जाएगी।